हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश का जो चैप्टर है वो है आपका मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे और वो मैप के द्वारा कवर करेंगे। यकीन मानिए, आज के बाद मिट्टियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एमपी जीके में सारा कुछ कवर करने वाले हैं हम। तो आज जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। पहले आप लोगों को मैं 1, 2 और 3 पार्ट डाल चुका हूँ, और वो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ जो स्टेट लगता है वो कौन सा लगता है, यूपी लगता है। और ये आप लोग याद कर लीजिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, और यहाँ पर आजकल निमाड़ी बन गया है। और ये छतरपुर है, पन्ना है, सतना, रीवा, सीधी और ये सिंगरौली। इसके बाद यहाँ से जो स्टेट लगता है वो है सीजी लगता है, छत्तीसगढ़, सिंगरौली, सीधी और शहडोल, और यहाँ पर अनूपपुर, डिडोरी, बालाघाट। यहाँ आपके 13 ज़िले लगते हैं, यहाँ पर 6 ज़िले लगते हैं। और यहाँ से लग जाता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र आपका लगता है अलीराजपुर तक। और ये 9 ज़िले हैं। कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ पर खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। यहाँ गुजरात लगता है, जिससे 2 ज़िले टच करते हैं, और यहाँ से हमारा राजस्थान लग जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद अब आप लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है कि ये जो यहाँ से होता है ना, ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये जो है मध्य भारत का पठार है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये जिले। और यहाँ जो है ना, ये मालवा का पठार है। यहाँ आपकी नर्मदा सोन घाटी है, ये सतपुड़ा का पठार है। और इसके बाद यहाँ जो है वो बघेलखंड का पठार है। और ये जो है ना, इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, इसे बुंदेलखंड का पठार। और ये जो है आपका रीवा पन्ना का पठार। यहाँ आप लोगों को यदि इससे रिलेटेड और भी देखना है तो देखिए, ये इस मैप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, यहाँ सतपुड़ा प्रदेश है, ये नर्मदा सोन घाटी है, ये आपका मालवा का पठार है। बेसिकली ये दक्षिणी पठार का हिस्सा है। मध्य प्रदेश का ये जो है मध्य प्रदेश, वो दक्षिणी पठार का हिस्सा है। और यहाँ पर जो मिट्टियाँ हैं वो पठार यानी चट्टानों के टूटने, चट्टानों से निर्मित हुई हैं जो मिट्टियाँ हैं। तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो हम जान लेते हैं। मिट्टियाँ जो हैं वो बेसिकली 5 प्रकार की पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? काली, लाल पीली, जलोढ़, कछारी और मिश्रित। पहली काली, दूसरी लाल पीली, जलोढ़ और ये कछारी, और ये मिश्रित। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बता रहा था ना, यहाँ पर अक्सर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ गहरी काली, और फिर इसके बाद छिछली काली, और यहाँ पर ये काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये लाल पीली मिट्टी। और यहाँ पर दोस्तों मध्य भारत का जो पठार है, यहाँ पर सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक एक करके जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला पॉइंट है, पहले हम काली मिट्टी को कवर करेंगे। तो इसका जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? लोहे की अधिकता के कारण होता है, या लोहे तत्व होता है, और उसकी अधिकता के कारण जो होता है मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए, इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है? तो इसमें चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, इनकी अधिकता होती है। याद रखिए, चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, इनकी अधिकता है। और देखिए, और ये जो मिट्टी है ये किसके लिए सबसे बेस्ट पाई जाती है? तो कपास के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पाई जाती है, जो काली मिट्टी होती है। बकाया इसमें गेहूं, ज्वार, चने और तिलहन, इनकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, कपास, गेहूं, ज्वार, चने, तिलहन के लिए। इसके बाद इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिए, ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, जो पढ़ने के लिए लायक थे, जो नोट करने लायक थे, केवल मैंने वही
पॉइंट लेके आया हूँ, आलतू फालतू का जो सिलेबस है वो मैं लेके नहीं आया हूँ, अननेसेसरी मटेरियल नहीं लेके आया हूँ, केवल क्रीम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों को रटने लायक है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक भाग पर पाई जाती, सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती काली मिट्टी, तो ये इसका ना 47%, ये मध्य प्रदेश में 47% भाग पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसमें ये जो है सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। अब इसके बाद इसका निर्माण किससे होता है, ये ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा होता है उसका ठंडा होकर जो जमा होता है उसके कारण ये काली मिट्टी बनती है। इसके बाद इसमें फास्फेट और ह्यूमस यानी जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो किस किस की कमी है, फास्फेट, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन, इसकी कमी होती है और अधिकता किसकी होती है, चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, इनकी अधिकता होती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना, अधिकता इनकी है, चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, और जैव पदार्थ नाइट्रोजन फास्फेट इनकी कमी है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इसको मैप के द्वारा और देख लीजिए, यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान होता है 7.5 से 8.5, यानी ये जो होती है ना क्षारीय प्रकृति की होती है। मैं आप लोगों को बता दूं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसी होती है, अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होती है क्षारीय। तो इसे याद रखना, जो काली मिट्टी है इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, यानी जो प्रकृति है इसकी क्षारीय प्रकृति है। नेक्स्ट है, यह जो है ना ये 3 प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, पहला है गहरी काली मिट्टी, और गहरी काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कहाँ पर, नर्मदा सोन मालवा सतपुड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह गेहूं, ज्वार, चने, तिलहन आदि के लिए ये बेस्ट पाई जाती है। ये जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है गेहूं, ज्वार, चना, तिलहन के लिए। इसके बाद है साधारण काली मिट्टी। जो साधारण काली मिट्टी है वो मालवा के पठार में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है छिछली काली मिट्टी, ये सतपुड़ा, मैकल, बैतूल और छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ये जो है ना ये गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है, ठीक है। ये जो होती है ना पूर्वी भाग अर्थात बघेल खंड में पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था इधर जो पठार था सबसे पूर्वी भाग वो बघेल खंड था, और वहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जो लाल पीली मिट्टी होने का कारण क्या होता है, जो लोहा होता है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण जब होता है तो जो लोहा होता है वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो लोहे के ऑक्सीकरण से इसका रंग जो होता है वो लाल पीला हो जाता है, लाल हो जाता है इसका रंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को मैप में बता दूं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बघेलखंड यानी यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। और जो गहरी काली मिट्टी मैं आप लोगों को बता रहा था ये नर्मदा सोन घाटी ये यहाँ पर पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी ये मालवा के पठार में पाई जाती है। और जो छिछली काली मिट्टी है ये यहाँ पाई जाती है, यहाँ सतपुड़ा, जो सतपुड़ा क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, यहाँ आपका छिंदवाड़ा भी है और सिवनी भी है, बैतूल भी है, यहाँ बालाघाट है, ये सिवनी है, यहाँ छिंदवाड़ा। तो इन जगह पर ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें जो ना ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, बेसिकली ये अधिकतर मृदाओं में इनकी कमी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की, ठीक है। ये जो होती है ना लाल पीली मिट्टी ये धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेकर 8.5 तक होता है और ये प्रदेश में 37% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी 47% भाग पर पाई जा रही थी, ये सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। और इसके बाद यदि दूसरा नंबर लगता है तो वो लाल पीली मिट्टी का,
और ये जो है ये कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, ये 37% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो निर्माण जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई चारों ओर से जो मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है और ये लगभग 3% भाग पर पाई जाती है। इसके बाद इसमें भी नाइट्रोजन एवं जैव तत्व और फास्फोरस इनकी कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में होता क्या है, बेसिकली ये बालू होती है, मृतिका होती है और इनका अनुपात होता है, देखो बालू, सिल्क और मृतिका, इनका अनुपात होता है 50:30:20, 20:30, ठीक है, ये इनका अनुपात होता है। तो इसे याद रखिए। इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी यानी इसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, तो ये क्या है, उदासीन। 7 वाला उदासीन, इधर वाला क्षारीय, इधर वाला अम्लीय। तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। ये जो किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, गन्ना, गेहूं, सरसों, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ पाई जाती है, ये जो होती है ना उत्तरी भाग, जो ये जो मध्य प्रदेश था यहाँ का जो भाग था ना उत्तरी भाग, वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी यानी जो मध्य भारत का पठार था वहाँ पर ये पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, बांगर। बांगर बेसिकली क्या है, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। और जो खादर होती है ना, खादर कौन सी होती है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो ये कौन सी कहलाती है, खादर कहलाती। और भाबर किसे कहते हैं, ककड़ीली मिट्टी को ना, ककड़ीली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे भाबर कहते हैं। तो याद रखना, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर यानी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, और भाबर यानी जो ककड़ीली जलोढ़ मिट्टी है, इनको कहते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी होती ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। नेक्स्ट है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होता है, बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र होता है, अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई होती है। कछारी मिट्टी यानी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है जहाँ से बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब पानी हटता है तो कुछ मिट्टी यहाँ पर फैली रहती है, नदियों द्वारा लाई जाती है, तो इसे कहते हैं कछारी मिट्टी। और ये भी वहीं पर पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो मध्य भारत का पठार है इसमें सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये इनमें पाई जाती है कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी। और ये किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, गेहूँ, कपास, गन्ना, इनके लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर ये कुछ भागों में ये पाई जाती है। इसके बाद ये जो मैंने बताया था, इसके बाद मिश्रित मिट्टी की बात करते हैं। तो मिश्रित मिट्टी क्या है, ये लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण होता है, यानी इसमें सभी प्रकार की लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी जो सभी प्रकार की मिक्स है, तो उसे क्या कहोगे आप, मिश्रण मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, यहाँ बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड में ये पाई जाती है। जो टीकमगढ़, छतरपुर मैंने आप लोगों को बताया था, निमाड़ी, ये बुंदेलखंड का हिस्सा होता है और वहाँ पर ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये बुंदेलखंड ये ना, ये है, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किसके लिए उपयोगी होती है, तो ये मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है। यहाँ पर ये मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है, जैसे आपका मक्का है, ज्वार है, इनके लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरेजन। तो क्या होता है, बेसिकली जो मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पीड़ित इस समस्या से भाग है वो है चंबल नदी के द्वारा। तो चंबल नदी क्या होती है कि दोनों तटों की मृदा अपरदन के कारण एक चौड़ी पट्टी बना देती हैं।
यानी नदी जब यहाँ से गुजरती है तो बहुत सारे मृदा का कटाव कर देती, नालिकाएं बना देती, गहरे गहरे गड्ढे बना देती है। और ये जो गहरे गड्ढे हैं ये डाकुओं के छुपने की जगह बन जाती है, और ये डाकुओं की समस्या से आज भी पीड़ित है ये जगह। ठीक है, तो इन घाटियों में महीन चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है, और अर्ध शुष्क जलवायु के कारण जो वर्षा में भी वनस्पति की न्यूनता पाई जाती, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, और इस कारण जो मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे रोकने के उपाय क्या है? वृक्षों का रोपण करना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, और जल की गति को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके। तो ये था आज का चैप्टर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू रखूं, नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, ये आपका स्टडी फोकस चैनल है, आपका है, और यहाँ आप लोग ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें, जिससे आप लोगों को, और यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकॉन आएगा, जिसे प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच जाता है। और हाँ, ये था आपका थ्योरिकल पोर्शन। अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो इससे चेक हो पाएगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज रहा। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाता है, वो आप लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो थ्योरिकल पोर्शन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ना भूलिए, नेक्स्ट पार्ट में वो वही लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, आपका जो स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप, उसमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे।